कैंडिडेट्स और भी हैं यहाँ पे, और अब गठबंधन की तैयारियाँ हो चुकी हैं। कल फोटो भी सामने आ चुके हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का। तो लगभग तय है, अब सीटों का मामला फंसा हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी 1-2 दिन में शायद तय हो जाएगा। कहीं 30, 32 या 36 कितने सीटें मिलनी हैं, उस पर भी खुलकर बात सामने आने लग जाएगी। अब आप देखिएगा, टिकट मांग रहे हैं या फिर आप भी वही राजनीतिक सा जवाब देंगे, पार्टी जिसको तय कर देगी मैं तो उसी के साथ लग के काम करूँगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता। अब मेरे को सीधा सा आपसे जवाब चाहिए, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते? रालोद का टिकट आप मांगना चाहते हैं या नहीं मांगना चाहते शामली विधानसभा से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद? नहीं, देखिए, मैं आइडियोलॉजी के साथ रहना पसंद करूंगा। उत्तरा में भी टिकट कट गया, इनके सब फिर कट जाता है, लगेगा नहीं इतने दिन से पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ, चलिए एक बार गांव में देहात में अपने शामली में लोगों ने मेरे को एक इज्जत दी है, लोग मेरे को चाहते हैं, तो क्यों ना इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ लूँ। आइडियोलॉजी की बात की है आपने, अब तो समाजवादी की आइडियोलॉजी भी लेके चलनी पड़ेगी आपको साथ में। नहीं, अगर आइडियोलॉजी की बात होती तो यहाँ पर सुनने में भी आ रहा है कहीं सीट पर रालोद का चुनाव चिन्ह हो सकता है, कैंडिडेट समाजवादी का हो सकता है, तो आइडियोलॉजी की तो बात बची नहीं। अब देखिए, गठबंधन में तो ये सब चीज़ें होंगी ही। आपने तो आइडियोलॉजी की बात की थी ना जी। अभी, पंकज मलिक भी हैं, वो समाजवादी में हैं, कांग्रेस से छोड़कर आए हैं, प्रसन्न चौधरी भाजपा से छोड़कर आए हैं। जी। इन केस इन दोनों में से किसी को टिकट हो जाता है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आइडियोलॉजी तो मैच ही नहीं खा रही है फिर आप लोगों की। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश का शामली। यहाँ की राजनीति थोड़ी ज़्यादा गर्म नज़र आती है। कोई यहाँ पर नेताओं की कमी नहीं है, आप चाहेंगे तो आपको हर घर में नेता दिखेंगे। राजनीति में बच्चा बच्चा यहाँ का इंटरेस्ट लेता नजर आएगा। और यहाँ पर रालोद से, लोकदल से मेरे साथ हैं विक्रांत चावला जी। जैसे मैं आपको कुछ हस्तियों के इंटरव्यू दिखा रहा हूँ, या तो टिकट के दावेदार हैं या फिर टिकट लेना चाहते हैं, उन लोगों के मैं इंटरव्यू आपको सभी पार्टियों के दिखा रहा हूँ। तो आज हम पहुँचे हैं विक्रांत जी के गांव में और इनसे बातचीत करने, इनसे जानने के लिए कि किस तरह की प्लानिंग के साथ उतरे हैं और राजनीति किस तरह की अब उत्तर प्रदेश के शामली में हो रही है। विक्रांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। शुक्रिया। विक्रांत जी, सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे, तमाम नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद वो भी दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी से हाल ही में पधारे प्रसन्न चौधरी जी हैं जी। और यहाँ पर बंसल साहब हैं, वो भी काफ़ी पुराने नेता हैं। उन सब के बीच आप भी आ गए, तो आपको कैसे लगता है कि वो गांव की भाषा में बोल देते हैं ना, एक मास्टर राजनीति में, तो उधर से मास्टरी करते 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 राजनीति में आ गए, तो क्या लगता है कि ये संभाल पाएंगे, ये सब कर पाएंगे आप? नहीं, ये जितना मैंने जब पढ़ाई की, मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में था, तो आपको बताऊं 2002 में पहली मुलाकात चौधरी अजीत सिंह जी से। हमारे यहाँ कपिल बिसला थे, वो छात्र संघ अध्यक्ष बने, तो वो हमें लेकर गए थे चौधरी अजीत सिंह जी से मिलने। परिवार राष्ट्रीय लोकदल का रहा, लेकिन कभी राजनीति में उस तरीके से प्रतिभाग तब तक नहीं किया था, पढ़ाई में लगे हुए थे। तो चौधरी साहब से मिले, रात के करीब 11 बजे थे, तुगलक रोड वाली जो कोठी है वहाँ पर। तो हम लोग तो आशीर्वाद लेने गए थे, उस टीम में था मैं। तो चौधरी साहब की कुछ वैसी बातें थी। उन्होंने कहा, भाई कपिल बिसला, चुनाव तो जीत गए हो, क्या जाटों का ही वोट मिला है या सबका वोट मिला है? तो हमारे उस टीम में जावेद भाई साथ थे, वो उस समय में इकोनॉमिक्स कर रहे थे और मेरे साथी थे, मैं एमएससी कर रहा था उन दिनों मैथमेटिक्स में। तो उन्होंने, कपिल बिसला जी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं देखिए, जावेद भी साथ आया है, सब लोगों का सहयोग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें किताबें भी दी, जातिवादी कौन, एक चौधरी चरण सिंह की लिखी हुई किताब है, वो आज भी मेरे पास है, जो उन्होंने दी। तो थोड़ा बदलाव आया विचारों में। और कई ऐसी कहानियाँ हमने सुनी कि चौधरी अजीत सिंह ने कई लोगों को कहा कि आप समाज की सेवा करें, और वो लोग राजनीति में बहुत आगे गए। तो वहीं से प्रेरणा मिली, उसके बाद समाज का काम करते रहे। और सही है, सामाजिक सेवा के लिए राजनीति आवश्यक है, पॉलिसी मेकिंग के लिए पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो यही सब सोच के, अपने पिता की प्रेरणा से, अपने गांव के लोग, क्षेत्र के लोगों की सोच को देख के, यहाँ की प्रॉब्लम्स को देख के, एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरा, 98 में आई डिड 12th, आज 2021 चल रहा है,
तो इन 23 सालों में एजुकेशन का लेवल डाउन ही हुआ है, ऊपर नहीं गया। अगर आप कॉलेज में जाएंगे, लड़का लड़की से बात करेंगे तो उनको बहुत अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं आगे बढ़ने के बारे में। तो मेरा विज़न मिशन अपनी शामली के लिए यही है कि यहाँ के जो युवा हैं वो आईएएस बने, वो बैंक में पीओ बने, वो एसएससी में जाएं, असिस्टेंट कमांडेंट बने। हमारे गांव के बहुत सारे लोग आगे बढ़े, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ आसपास बच्चों से बातचीत करके कि ये लोग आगे जाएं। प्रॉब्लम्स आप देखिए, जैसे हमारे यहाँ गन्ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए मैं रोकना चाहूँगा, जब आप चाहते हैं बच्चे आईएएस बने, जी, पीओ बने, जी, तो करते रहिए ना जो आप कर रहे हैं। नहीं, आप एक संस्था चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें राजनीति में आने की कौन सी जरूरत पड़ी? अगर आपको यही सब करना है तो आप वही करते रहिए। मैं बताऊंगा आपको। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरांचल के कुछ शहरों में हम लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी नौकरी की तैयारियों के लिए संस्थान खोले हुए हैं। वहाँ हज़ारों बच्चे हर साल आते हैं, तैयारी करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ये शहर का बच्चा है, ये उन माँ बाप के बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में काम नहीं हो पाया। उसके लिए मैंने एक एनजीओ बनाया और मैं बच्चों के बीच गया, तो वो प्रॉब्लम निखर के आई। मान लीजिए आप किसी क्षेत्र के सांसद हैं या विधायक हैं, तो आपको गांव में बुलाया जाता है, आपको उस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अच्छे आदमी की तरह ट्रीट किया जाता है, उसकी बातों को लोग सुनते समझते हैं। तो ये मुझे महसूस हुआ और मैंने देखा कि असर है। जब आप विधानसभा पहुंचते हैं, वापस आते हैं क्षेत्र में, उनके लिए कोई बात कहते हैं तो वो मानी जाएगी। रूरल बैकग्राउंड में ठीक ठाक पॉलिटिशियंस की बहुत ज़रूरत मैं महसूस करता हूं और यही हमारे नेता महसूस करते हैं। अगर आप गांव की आपने बातचीत की जी, आप जो संस्था चलाते हैं, जो सेंटर्स चलाते हैं करियर लॉन्चर के नाम से, तो क्या शामली के गांव में चलाते हैं आप? किसी गांव में आज तक आपने खोला? खूब। क्या आप भी तो वहीं चले गए ना पैसा कमाने के लिए कि शहर में लोग शहर में आएंगे, गांव में पैसा देते नहीं है, कम पैसा होता है लोगों के पास, तो चलिए हम ही शहर से शुरुआत करते हैं। हाँ, मैं वो अगर यही चीजें होती तो आप गांव से शुरुआत कर लेते, या फिर आज तक भी आपने गांव में कोई इस तरह की तैयारी? बिल्कुल। हमारे इस समय 7 सेंटर्स चलते हैं अलग अलग जगहों पे, जो हमारे गांव के लड़के हैं जो कोचिंग चला रहे थे। मैंने पिछले 6 सालों में उन्हें जोड़ा अपने साथ और यहाँ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियों में वो लगे हुए हैं। इवन हम स्कूल चलाते हैं कांदला में गरीब बच्चों के लिए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हमने उन लोगों को ज़्यादा इन्वाइट किया जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। कई ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उस पर काम हुआ। लेकिन एक गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़ने के बाद, जैसे आज मैं सुनता हूँ कि कोचिंग्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं है। अगर आप जाएंगे, जैसे आजकल आप देखते हैं गांव में जो SC ST OBC है, इनके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, पर कोई इन्हें बताता नहीं है। आप गांव में घूमते रहते हैं, आप लोगों से बात करिए, क्या उन्हें पता है स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? क्या उन्हें पता है IIT की फ़ीस उनके लिए फ्री है? क्या उन्हें पता है हॉस्टल्स फ्री हैं उनके लिए? तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुई पिछले समय में? ये वो बातें थी जिन्होंने मुझे इशारा किया कि यू शुड बी देयर एज ए पार्टिसिपेंट। ठीक है, चुनाव लड़ना वो एक अलग बात है, वो पार्टियां तय करती हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करते हैं कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन मौका तो हमें मिल ही रहा है लोगों के बीच जाने का। राजनीति एक माध्यम है। नहीं, पिछले कुछ आंकड़ों पे अगर हम जाएं तो पिछले 5 सालों में लोग तो बढ़े हैं, कॉलेज की तरफ ज़्यादा गए हैं। गांव के रूरल बच्चे, SC ST के भी बच्चे गांव के गए हैं कॉलेज की तरफ, और स्कॉलरशिप लेने में भी बच्चों के आंकड़े, नंबर जो सामने आए हैं वो भी पहले से ज़्यादा आए हैं। बताता हूँ आपको मैं, कागज़ पे काम होना और कॉलेज में एक्चुअल में काम होना, इन दोनों में फ़र्क है। आप चाहें तो जितने डिग्री कॉलेजेस और इंटर कॉलेजेस हमारे यहाँ हैं शामली विधानसभा के या शामली ज़िले के, इनमें आप घूमें तो आप देखेंगे कि वहाँ 10 से 12%, 15%, 20% अटेंडेंस रहती है। हमारे यहाँ महिला डिग्री कॉलेज है, मैं 1-2 बार वहाँ सेमिनार भी लेने गया, तो पूरे कॉलेज को मिला के जब हम बुलाते हैं तब 150 लड़कियाँ इकट्ठा होती हैं, जबकि वहाँ 2000 पढ़ती हैं। हमारे आसपास बहुत सारे इंटर कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस तरह की परिस्थितियाँ, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हम लोग करीब 2006 से ही, आज 15 साल हो गए, तो हमारे पिताजी की प्रेरणा से हमने कॉलेजेस में बेस्ट स्टूडेंट्स के अवार्ड देने शुरू किए। और हमने उस समय देखा कि बहुत ज़्यादा शिक्षा की तरफ रुझान नहीं था, लोगों को पता नहीं था, पर धीरे धीरे उस पर काम हुआ। और पिछले साल का मैं आपको रिज़ल्ट बताता हूँ कि जिस बच्चे को हमने, जब वो 12th में पढ़ रहा था, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया, उसने 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। तो वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए युवा में। युवा बदलेगा, गांव और शहर दोनों बदल जाएंगे। एक युवा अपने पूरे मोहल्ले या अपने गांव के लिए प्रेरणा होता है।
चलिए ये चीज़ें तो इस पर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, थोड़ी राजनीतिक बातें कर लेते हैं। कैंडिडेट्स और भी हैं यहाँ पे, और अब गठबंधन की तैयारियाँ हो चुकी हैं, कल फोटो भी सामने आ चुके हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, तो लगभग तय है। अब सीटों का मामला फंसा हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी 1-2 दिन में शायद तय हो जाएगा। कहीं 30, 32 या 36 कितने सीटें मिलनी हैं उस पर भी खुलकर बात सामने आने लग जाएगी। अब आप देखिएगा, टिकट मांग रहे हैं या फिर आप भी वही राजनीतिक सा जवाब देंगे, पार्टी जिसको तय कर देगी मैं तो उसी के साथ लग के काम करूँगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता। अब मेरे को सीधा सा आपसे जवाब चाहिए, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते? रालोद का टिकट आप मांगना चाहते हैं या नहीं मांगना चाहते शामली विधानसभा से? देखिए, जो लोग राजनीति में हैं, मैंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, और पिछली बार भी 2017 में मैं तो 2017 का चुनाव भी लड़ना चाहता था, और उसके लिए चौधरी जयंत सिंह जी से बात हुई थी, बड़े चौध साहब से बात हुई थी, और उस समय भी जो भी उन्हें मुनासिब लगा वो उन्होंने किया। लेकिन पिछले 5 सालों में लगातार लोगों के बीच रह के और उनकी प्रॉब्लम्स को उठा के हम लोगों ने काम किया। चाहे वो हाथरस का घटना रहा हो, मैं वहाँ मौजूद था। चौधरी जयंत सिंह जी के साथ बहुत अच्छा लगा कि दलित की बेटी के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई, पूरे देश में वो आवाज़ गई। इसके बाद लगातार जितने किसान आंदोलन में जो काम हुआ, हम लोग लगातार गाज़ीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे जाते रहे। तो ये सब तैयारियां हैं, आदमी प्रयास तो करता ही है, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद? नहीं, देखिए, मैं आइडियोलॉजी के साथ रहना पसंद करूंगा। मैंने जयंत चौधरी जी को इसलिए चुना कि वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं। जब मैं उनसे मिला 2016 में टिकट के लिए, तो मैंने पूरा स्टडी किया था कि उनकी पढ़ाई कहाँ से है, वो सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से काम किया और किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स उन्हें उठाई। हमने जब नागरिक उड्डयन मंत्री रहे चौधरी अजीत सिंह, वो समय था, तो उन्होंने किस तरह के काम किए, कैसे वो उसको प्रॉफिट में लाए, यानी पूरा स्टडी करके हमने तय किया था कि चौधरी जयंत सिंह के साथ रहेंगे। तो आज भी चूँकि उनके कंधों पे बड़ा दबाव है, चौधरी अजीत सिंह आज नहीं रहे, और आपको एक बात बताऊं कि उसी समय, उसी तारीख को मेरे पिता भी नहीं रहे, तो दोनों ही कोविड के चलते इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे समय पे मैं अपने परिवार का साथ दूंगा, और चौधरी जयंत सिंह जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ रहूँगा। 17 में भी टिकट कट गया, इनके सब फिर कट जाता है, लगेगा नहीं इतने दिन से पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ, चलिए एक बार गांव में, देहात में, अपने शामली में लोगों ने मेरे को एक इज्जत दी है, लोग मेरे को चाहते हैं, तो क्यों ना इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ दूँ? अगर आइडियोलॉजी डिफर करे तब आदमी को इस तरह के कदम उठाने चाहिए। मैं समझता हूँ पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल केवल 1 सीट जीत पाया, हम लोगों ने काम किया, और वो भी छोड़ के चले गए किसान, हाँ वो भी छोड़ के चले गए। तो टफ टाइम है ना फैमिली के लिए, तो अगर परिवार के ऊपर टफ टाइम हो तो परिवार के सब लोगों की जिम्मेवारी है कि यूनिट की तरह काम करें। आइडियोलॉजी की बात की आपने, अब तो समाजवादी की आइडियोलॉजी भी लेके चलनी पड़ेगी आपको साथ में। नहीं, अगर आइडियोलॉजी की बात होती तो यहाँ पर सुनने में भी आ रहा है कहीं सीट पर रालोद का चुनाव चिन्ह हो सकता है, कैंडिडेट समाजवादी का हो सकता है, तो आइडियोलॉजी की तो बात बची नहीं। अब देखिए, गठबंधन में तो ये सब चीज़ें होंगी ही, तो आइडियोलॉजी कहाँ रह गई है? मैं आपको समाजवादी की आइडियोलॉजी दूसरे तरह की है, आप लोगों की दूसरे तरह की है। आपका कभी ये हिंदू मुस्लिम वाली बात यहाँ पर रालोद में मैंने देखी नहीं है। समाजवादी वाले अभी से कहना शुरू कर दिए हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं जी, हम तो सुबह 4 बजे उठते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन पहले कभी सुनने में नहीं आया था, आपने भी नहीं सुना होगा कभी अखिलेश यादव कहीं गए हों, या फिर कार सेवकों पे गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने। तो उस आइडियोलॉजी के साथ कैसे रह पाएंगे विक्रांत चावला, अगर आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं तो? देखिए, जितना मैं अखिलेश जी को सुनता हूँ और जितना मैं चौधरी जयंत सिंह को सुनता हूँ, दोनों भाईचारे की बात करने वाले नेता हैं, दोनों पढ़े लिखे लीडर्स हैं। कई बार चीज़ों को मैं देख रहा हूँ मीडिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। जैसे राहुल गांधी जी का एक बयान था कि भाई इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। तो वो पूरा बयान तो यही था ना कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े झूठे हैं कि वो कभी ये भी कह सकते हैं कि एक मशीन ले आऊँगा आप सब लोगों के लिए, इधर से आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा। लेकिन मुझे लगता है 2019 के चुनाव में जो बीजेपी आईटी सेल थी, उन्होंने केवल उस एक स्टेटमेंट को इतना ज़्यादा चलाया कि मेरे गांव के जो बाबा थे उन्होंने भी मुझे आके कहा, बोले यार ये राहुल गांधी पता नहीं कैसे स्टेटमेंट देता। मैंने क्या हुआ? बोले ये कह रहा है एक ऐसी मशीन बना दूंगा कि इधर से आलू डालूंगा तो उधर से सोना निकलेगा।
तो कई बार मीडिया भी प्रचारित करता है, और दोनों सुलझे हुए नेता हैं। यूपी 100 डायल 100 जो सर्विस दी थी वो दे के आए थे, मैंने पढ़ा उसको कि उन्होंने 2 बार अपना डेलीगेशन विदेशों में भेजा। जो ये प्रॉब्लम थी, राहजनी की प्रॉब्लम थी, जो इनसिक्योरिटी फील करते थे उत्तर प्रदेश के लोग, तो डायल 100 मिली ना हमको। आज अगर योगी जी, सवाल को घुमा रहे हैं, ये वाली पूरी बात कर लेता हूँ। आज अगर योगी जी ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हमने स्ट्रांग किया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इस ऑफिस की है जो लखनऊ में बना दिया अखिलेश यादव जी ने। आप कभी लखनऊ जाएं तो आपको ऑफिस प्रॉपर काम करता हुआ मिलेगा। उसके लिए स्विट्जरलैंड भेजे थे अपने लोग, उसके लिए अपने लोग सिंगापुर भेजे थे, पूरी टीम वहाँ से सीख के आई थी कैसे वो लोग कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। वो यहाँ पे चालू किया था, इन्होंने बस नाम बदल दिया उसका। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? आपने क्या डेवलपमेंट किया उसमें, क्या नई टेक्नोलॉजी और ऐड कर दी जिससे लोगों को लाभ हुआ, वो ज़्यादा सुनना चाहते हैं लोग। नहीं, आपने तो आइडियोलॉजी की बात की थी ना जी। अभी। पंकज मलिक भी हैं, वो समाजवादी में हैं, कांग्रेस से छोड़कर आए हैं, प्रसन्न चौधरी भाजपा से छोड़कर आए हैं जी। इन केस इन दोनों में से किसी को टिकट हो जाता है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आइडियोलॉजी तो मैच ही नहीं खा रही है फिर आप लोगों की। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए कोई भी नेता आज राष्ट्रीय लोकदल का किसी पार्टी में जाएगा और वहाँ उसको कोई सम्मान मिल जाए, तो ये उसकी कहीं ना कहीं गुडविल, यानी हम लोग प्रमोशन मानते हैं इसको। हमने अच्छी गुडविल की वजह से उसको लिया हो। लेकिन ऐसे में जितना मैं प्रसन्न भाई को जानता हूँ, और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, मेरे भी संपर्क में वो आए जब वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, हमने भी उन्हें ये सलाह दिया कि भाई राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ खड़ी हुई है, आप किसानों के अपोज में उधर नहीं रहो। तो उन्होंने वो बात समझी, आए, अच्छा लगा। आपको याद है ये वही प्रसन्न चौधरी है जिन्होंने रालोद को हराने में दिन रात एक किया था कभी? रालोद को हराने में तो नहीं, जिला पंचायत का चुनाव लड़े वो और जिला पंचायत अध्यक्ष बने वो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जैन सिंह वाला इलेक्शन था 2019 का, उसमें थोड़ा सा अगर वो पहले ये निर्णय लेते तो और अच्छा रहता। पर ठीक है, किसान आंदोलन से आप प्रभावित हुए, आपने किसानों की बात देख के पार्टी ज्वाइन करी, वो भी ठीक है। सवाल का मेरा जवाब अभी तक मिला नहीं है जी। अगर इनमें से किसी को टिकट हो जाता है तो क्या डॉक्टर साहब फिर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्योंकि ये आइडियोलॉजी से बाहर की बातें हैं फिर, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं खाती होगी ना समाजवादी के कैंडिडेट से जो कांग्रेस में छोड़ कर आए हैं। जो अभी पंकज मलिक का हो सकता है उनका भी टिकट यहाँ पर हो जाए, रालोद के चुनाव चिन्ह पर हो सकता है प्रसन्न चौधरी का टिकट हो जाए। उसके बाद क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, उसका जवाब मैं आपको दे चुका पहले ही कि वो टिकट अगर यहाँ होगा तो जयंत चौधरी जी की सहमति से होगा, और जो भी चीज़ राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी जयंत सिंह की सहमति से होगी, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, किसी भी तरीके से उसके साथ रहेंगे। तो इसका मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे किसी और पार्टी से या इंडिपेंडेंट? बिल्कुल, कोई भी कैंडिडेट रालोद का आएगा तो उसके साथ आप बिल्कुल उसके साथ रहेंगे। चलिएगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जल्द ही नतीजे आ जाएंगे सामने, किसको टिकट होना है किसको नहीं होना है, डॉक्टर साहब कहाँ पर नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। 1 करोड़ रोजगार की बात आप लोगों ने कर दी, इसके पीछे की कोई स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई है कि ऐसे देंगे हम, ये है हमारे पास, इस डिपार्टमेंट में इतनी नीड्स है, उस डिपार्टमेंट में इतनी नीड्स है, कैसे रोजगार होगा? या फिर उसमें भी ठीक है, ये जुमला है इलेक्शन का, हर इलेक्शन में जुमले होते हैं, एक जुमला हम भी छोड़ देते हैं। 2022 के जो 22 संकल्प हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उसमें से कोई भी हवाई बात नहीं है। जहाँ तक 1 करोड़ रोज़गार की बात है, तो मैं फिर से कहता हूँ कि हम और चौधरी जैन सिंह जी पिछले बहुत समय से साथ हैं, और उस बीच बड़ी अलग अलग चीज़ों को हमने एनालिसिस किया। जैसे ये जो 1 करोड़ रोज़गार देने की बात है, उसका पूर्णतः प्लान्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है। बहुत सारी कंपनीज से पिछले 5 सालों से हम लोग बात करते हैं। तो मैं खुद हैदराबाद में था और चौधरी साहब ने ही प्लान किया था उसको, तो वहाँ कुछ रोज़गार मेले लग रहे थे, तो उनके निर्देश पे मैं वहाँ गया और हमने देखा कि कैसे जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं ये रूरल बेल्ट में भी जॉब्स देना चाहती हैं। ये खाली आईटी सेक्टर के लोगों को ना जॉब देके और भी बहुत सारे इनके पास प्लान हैं। तो उस रोज़गार मेले में मैंने देखा करीब 4,500 लोगों को जॉब दिए गए एक दिन में। देयर वर 22 कंपनीज़। तो फिर हमने उसे और स्टडी किया, तो हमारे यहाँ नोएडा, गुड़गांव और बैंगलोर, पुणे और मुंबई, ये 5 बड़े हब हैं। तो अगर आप इन हब्स में अपने लोगों को थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा आपसे कि गवर्नमेंट में रहना या पॉलिटिक्स में रहना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ चीज़ें अगर पॉलिसी मेकिंग में हम डाल पाएँ। आज आप देखिए प्राइवेटाइजेशन का दौर है
और ऐसे में हमारे युवा को ज़्यादा पैसे प्राइवेट जॉब्स में मिलते हैं अगर वो खुद को अपस्किल कर ले। तो प्लान यही है कि उस अपस्किल करने में जो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब बढ़ा सकता है वो जॉब बढ़ाई जाए, और फिर प्राइवेट सेक्टर को भी सेमी गवर्नमेंट जॉब्स में लाके वहाँ भी जॉब्स क्रिएट किए जाए। एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, आप ये सब कैसे कर पाएंगे जो चीज़ें आप मेरे को बता रहे हैं? आप लगभग 30 से 40 सीट के आंकड़े के नंबर पे तो चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद पता नहीं कितनी सीटें जीतेंगे, ये भी भविष्य अभी किसी को मालूम नहीं है। पिछली बार एक आई थी और वो भी चले गए थे, नील रह गए थे। तो ये अभी पता लगेगा कितनी सीटें आप जीत रहे हैं। सरकार इनके चलिए मान लेते हैं बन भी जाती है गठबंधन की सरकार, तो क्या लगता है ऐसे 30, 32, 35 सीट वाले आप जाएंगे, उसके बाद सुनी जाएगी आपकी? आप जो कहेंगे वो माना जाएगा? पहले तो वो खुद की आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, उनके अपने ही इतने सब कुछ उन्होंने बोल रखा है, पहले वो देखेंगे फिर आपकी बात सुनेंगे कि चलिए अब इनकी भी सुन लेते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीत कर आए हैं। तो लगता है कि ये सब हो जाएगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव तक नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हवा में तो नहीं हो रही हैं। देखिए, मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स का पक्षधर रहा हूँ हमेशा से। चौधरी जयंत सिंह भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स के पक्षधर रहे हैं, और अखिलेश यादव भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स के पक्ष। हमेशा वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की उन्होंने, कभी किसी को लड़वाने की बात नहीं की। कोई भी स्टेटमेंट उठाइए, चौधरी अजीत सिंह का स्टेटमेंट उठाइए, वो हमेशा भाईचारे की बात करते थे। वो हमारे खून में है। तो अगर गठबंधन के बाद हम 30 या 40 सीट जीत के विधानसभा में बैठते हैं, तो वो एक ऐसा ग्रुप होगा जो अपने संकल्प पत्र को पेनेट्रेट कराने के लिए रोज़ाना बातें रखेगा अपनी। और देखिए, जब सरकार गठबंधन की बनती है तो सबकी बात सुनी जाती है, तो मुझे लगता है हमारी बातें सुनी जाएंगी। और चूंकि वो पॉजिटिव बातें हैं तो वो अच्छा भी लगेगा। सबको अच्छा लगता है जब वो यहाँ राजनीति में है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का राजनीतिक करियर है, तो वो अच्छे काम करके जाए। कोई नहीं चाहता कि वो गंदा नाम कमा के जाए। तो मुझे लगता है अखिलेश जी, चौधरी जयंत सिंह जी, ये लोग अपना नाम बनाएंगे। इतिहास में नाम के लिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, युवाओं के लिए किए गए काम इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है वो इस पर काम करेंगे और जनता इस बार उनके साथ आएगी। जी, धन्यवाद। देखिएगा, अभी डॉक्टर विक्रांत जाधव से हम बातचीत कर रहे थे और तमाम उन सवालों के जवाब हमने इनसे लेने की कोशिश की जो लोगों के जहन में रहते हैं। कहाँ से 1 करोड़ रोजगार देंगे, किस तरह से ये सब जो ये बातें बताते हैं चुनाव में, रैलियों में होती है, उस पर किस तरीके से काम करेंगे, वो सभी जवाब इन्होंने बखूबी दिए। और जो टिकट की बात लोगों के जहन में थी कि किसका टिकट होगा और उसके बाद भी क्या डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी इन्होंने क्लियर किया है। अब ये तो भविष्य हम लोग जानते नहीं, आप लोग जानते नहीं क्या होगा। अभी जल्द ही नतीजे भी सामने होंगे कि किसको टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब देखे जाएंगे कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं या चुपचाप घर पे बैठे हैं या टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके सामने होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।